अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इस वक्त मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। एक तरफ मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है तो दूसरी तरफ संगीन मुआशी बहरान का। और इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत जहां एक तरफ सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने के लिए 7 फरवरी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया और इस हवाले से नून लीग की तरफ से अपने देरीना हरीफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी शिरकत की दावत दी गई। सिर्फ यही नहीं, आज पेशावर में दहशतगर्दी से निपटने के पेश नज़र एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। और इस इजलास में शिरकत करने के लिए तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई, मगर तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया बल्कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत को भी मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने आज लाहौर हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। एक तरफ हमारे रहनुमा को गिरफ्तार किया जा रहा है और दूसरी तरफ साथ मिल बैठने का ड्रामा किया जा रहा है। वही तहरीके इंसाफ जिसके लीडर्स को, जिनके साथियों को, जिनके हक में आवाज उठाने वाले सहाफियों को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है। अब ये कौम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चले। इनको शर्म आनी चाहिए, ये ड्रामे करने छोड़े। नहीं जा रही। जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एपेक्स कमेटी में शिरकत करने के लिए हुकूमती दावत पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हम पार्टी की हैसियत में इस इजलास में शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत हमारे खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। कल रात सादिक साहब फॉर्मर स्पीकर है, उसने मुझे कंटेक्ट किया था। उसने मुझे एपेक्स कमेटी के लिए दावत दी। फिर मैंने इसके लिए जो ना, क्योंकि बहुत लेट ही था, 11 बजे के बाद ही था, तो फिर कोई अवेलेबल नहीं था। बहरहाल फिर खान साहब से बात हो गई थी। जैसे पार्टी हम नहीं आ सकते थे क्योंकि पार्टी की लिहाज से जो PDM है वो मुकम्मल तौर पर PTI के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है, PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो पहले जो है ना एक माहौल बना ले, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे, और ये इस वक्त को भी यकजहती की जरूरत है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म किया, इमरान खान उनको सेटल करवाना चाहते थे मगर मुल्की मसाइल पर अपनों से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इनको यहाँ पर लाया गया था सेटल कराने के लिए, यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था, उनको तो सेटल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने के तैयार नहीं। इस तरह की जो है डबल स्टैंडर्ड वो नहीं चलेंगे। मैंने एक पार्टी के लीडर उनको भी इन्वाइट किया है जो मुझे मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। वो मुझे खत लिखते थे, दैट यूज्ड टू बी अ क्रूअल जोक, मेरा नाम लिखे बगैर और साइन के बगैर वो लेटर आ जाता था। उसके बावजूद भी हमें ये एफर्ट करनी होगी। मुझे उम्मीद है आगे से नफी में जवाब नहीं आएगा। कौम के इस अजीम तर मकसद के लिए हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। हुकूमत का दावा है कि हम सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जहां एक तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो, इस दौरान हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अहम बात यह है कि हाल ही में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और जमानत के बाद अब इमरान खान के इत्तेहादी और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तारी का सामना है और वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करवाने की साजिश के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद पुलिस के पास 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। मगर मामला यहाँ तक महदूद नहीं। शेख रशीद पर कल एक FIR कराची में पीपल्स पार्टी के एक मकामी रहनुमा की दरख्वास्त पर दर्ज हुई है और इस FIR से मुतालिक खबरें ये आ रही हैं कि कराची पुलिस शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गई है, जबकि मरी की पुलिस भी शेख रशीद की हवालगी से मुतालिक मुतहरिक हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जमानत पर रिहा होने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में दावा किया कि उन्हें आला हुकूमती शख्सियात ने फ़ोन करके कहा कि आपकी गिरफ्तारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जहां गिरफ्तारी से मुतालिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान तनाज़ात में इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने है। अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन दोनों सूबों के गवर्नर्स को इलेक्शन करवाने से मुतालिक तारीखों की तजवीज़ दे चुका है। पंजाब में इलेक्शन करवाने की तजवीज़ 9 से 13 अप्रैल की है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए 15 से 17 अप्रैल की तजवीज़ दी गई है। मगर अब तक दोनों सूबों के गवर्नर्स ने इलेक्शन करवाने के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख चुके हैं कि दहशतगर्दी के पेश नज़र सूबे में इंतखाबात करवाने से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से मशावरत की जाए। जबकि पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान ने भी इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर दिया है
और इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है कि वो पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत करें। यानी दोनों सूबों के गवर्नर्स ने इलेक्शन करवाने से मुतालिक मामला इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है और तहरीक इंसाफ ने इस पूरे मामले पर अदालत से रुजू कर लिया है। गवर्नर की तरफ से तारीख न देने के मामले पर तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी है, जिस पर आज समाअत भी हुई। समाअत के दौरान जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आप बताएं कि कब तक करवाएंगे इलेक्शन। इससे पहले भी माशी सूरत हाल ख़राब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। कस इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दिया है। गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत करे, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप गवर्नर के ख़त को छोड़ें और इलेक्शन की तारीख दें। आइन असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन करवाने से मुतालिक वाज़ेह है। साथ ही गवर्नर पंजाब के वकील भी आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने जवाब दाखिल करवाने के लिए अदालत से 7 दिन की मोहलत मांगी, जिसके बाद अदालत ने अपना तफसीली जवाब जमा करवाने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी। यानी इस वक्त दोनों सूबे इलेक्शन करवाने का मामला इलेक्शन कमीशन के पास भेज चुके हैं और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मशावरत में मसरूफ़ है। अब जहां सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात का मामला अब तक वाज़ेह नहीं, तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर 16 मार्च को इंतखाबात होने हैं। इन इंतखाबात से मुतालिक भी सियासी जमातों के अंदर अब तक अब हम बरकरार हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये तो वाज़ेह है कि इन इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि इन तमाम 33 नशिस्तों पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे या फिर पार्टी रहनुमाओं को टिकट दिए जाएंगे। इस हवाले से अब तक हतमी फैसला होना बाकी है, क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि तमाम 33 नशिस्तों से इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मगर फिर आज खबरें आई कि इमरान खान ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि PTI के साबिका अरकान कौमी असम्बली ही हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा इनफरादी सतह पर इन इंतखाबात का बॉयकॉट करने के लिए ज़ोर देते रहे हैं, मगर अब तक नून लीग के पार्टी सतह पर कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया। जब विफाक में नून लीग के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और MQM वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इन ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इस हवाले से दोनों जमातों ने तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। इस पूरी सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमाओं से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा से भी हम बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब, एक तरफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत PDM की हुकूमत कहती है कि महाजराई नहीं करनी है, बातचीत का माहौल पैदा करना है। एपेक्स कमेटी में भी दावत देते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी दावत देते हैं। दूसरी तरफ महाजराई भी हो रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा या उनके इत्तेहादी गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ऐसे में इत्तेफाक राय का बातचीत का माहौल किस तरह से पैदा करेगी PDM हुकूमत, जब तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर कह रही है कि जब उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो कैसे हुकूमत के साथ किसी भी मामले पर बैठ के बात कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई ऐसी पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा। और क्या फवाद चौधरी साहब को नून लीग ने कहा था कि वो गालियां दें और धमकियां दें इलेक्शन कमीशन को? और इसी तरह क्या शेख रशीद को कब्ज़ा करने के लिए लाल हवेली पर और शेख रशीद को ये कहा था कि वो जो कत्ल की एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो उसका बयान आप दें? तो गुजारिश ये है कि अगर और मैं तो समझता हूँ इस सारी चीज़ों में जो क्विक रिलीफ है, मैंने पाकिस्तान की तारीख में ये इतना तेज़ी से रिलीफ मिलता हुआ नहीं देखा जिस तरह PTI को मिलता है। यहाँ तो दिन नहीं चढ़ता तो लोग रहा भी हो जाते हैं। और लेकिन कानून को अपना रास्ता बनाना है, हुकूमत कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना चाहती है। मगर और उसके बाद आप देख ले, कल मुझे फवाद साहब के बच्चे जो हैं वो मेरे भी बच्चों जैसे हैं, लेकिन आप पकड़ते हैं हमजा शहबाज को, तो उसकी बेटी 8 महीने की थी जब वो जेल गई, 2 साल जेल जाती रही हर हफ्ते मिलने के लिए। मरियम नवाज को उसकी बेटी के सामने और अपने उसके वालिद के सामने जेल के अंदर से पकड़ा गया। शायद इनको उस वक्त भी बच्चों का ख्याल आता, और बच्चों का ख्याल इनको आ जाता। हमारे उन तमाम हम तो कभी नहीं रोए कि किस तरह हमारे घरों में दाखिल होते रहे, तरह पकड़ दक होती रही, क्या क्या, लेकिन हम पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए, ये नहीं हो रहे। इनको तो एक एक चीज, कानूनी इमदाद, वो सब कुछ हासिल है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज याद आ रहे होंगे कहाँ हमारे 90 दिन के रिमांड, कहाँ 9-9 घंटे के भी रिमांड नहीं होते, कहाँ पर 2-2 साल की जेलें और कहाँ 2-2 दिन की जेलें का। और इसी तरह ही इतना क्विक रिलीफ, मेरा ख्याल गिनीज बुक ऑफ
रिकॉर्ड में आना चाहिए। इतना शायद दुनिया में किसी को मिला हो जितना पीटीआई को या उनके उन लोगों को जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो धमकी दे रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो आरोप पे हमलावर हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है। और इस तरह का रिलीफ, देखिए, रिलीफ मिलना चाहिए, मगर ऐसा रिलीफ जिससे सवाल पैदा हो उस पर गौर करना चाहिए। तलाल चौधरी साहब, अगर इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बन रही तहरीक इंसाफ या उसके इत्तेहादी, तो फिर आप ही की जमात के कई रहनुमा उनकी गिरफ्तारियों की मजम्मत क्यों कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है, मजम्मत किसी ने ये जरूर कहा है कि यार ये तो वजीर दाखिला ने भी कहा कि काला कपड़ा किसने कहा था आपको डाल दे। इसी तरह किसी ने हथकड़ी लगने पे कह दिया होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि शाहिद खाकान ने तो ये भी कहा कि ऐसी चीज़ों में गिरफ्तारी नहीं बनती और इस तरह का सलूक नहीं किया जाना चाहिए। और फवाद चौधरी ने तो यहाँ कहा इंटरव्यू में एक कि उनको हुकूमती शख्सियात की तरफ से फ़ोन करके कहा गया कि भाई हमारा आपके खिलाफ इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कौन करवा रहा है ये कार्रवाइयाँ फिर? देखिए, गुजारिश ये है, पाकिस्तान में एक अदारे हैं और ये जो पर्चा फवाद चौधरी पे दिया गया था, ये किसी नामालूम आदमी ने नहीं करवाया था जैसे हमारे खिलाफ होते थे। ये किसी अननोन आदमी ने नहीं करवाया था। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनके बिहाफ पर कराया था। अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप को मिलने वाली धमकी का कानून के मुताबिक उस पर अमल नहीं करवा सकता, तो वो मुझे फेयर एंड फ्री इलेक्शन क्या देगा? वो इतना कमजोर इलेक्शन कमीशन के जिसको धमकी देने वाला 48 घंटे में वापस बाहर आके कह रहा हो कि उसके सेक्रेटरी को बताकर जूतियां मारो और फिर वो फिर रहा हो, वो क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएगा? और ऐसे अदारे को आप कहते हैं कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए, जिसको धमकी दी जाए और जब उसको गाली दी जाती है, तौहीन की जाती है, उसका भी कोई अभी तक सजा नहीं है। सो इलेक्शन कमीशन की रिट नहीं होगी तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री कैसे हो सकता है? तो तलाल चौधरी साहब, जो इलेक्शन के ऊपर पॉलिसी क्या है फिर आपकी जमात की? जो ज़िमनी इंतखाब हैं उस पर आपकी जमात कहती है कि उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आपकी जो इत्तेहादी है जमात पीपल्स पार्टी और MQM, वो कहते हैं वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। तो क्या मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी वाज़ेह ही नहीं है? चूँकि जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में थे उसमें भी दावा क्लीन स्वीप का था, लेकिन शिकस्त खानी पड़ी, तहरीक इंसाफ ही जीत गई ज़्यादातर नशिस्तें। देखिए, हम जनरल इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और ये जो सूबाई असेंबलियां 2 जो हैं वो तहलील हो चुकी हैं और हम फवाद साहिबा ने पार्टी के बिहाफ पे पूरे पाकिस्तान के दौरे शुरू कर दिए हैं। हमने अपने तमाम उम्मीदवारों के, जो कि ज़लई तंजीमों को कह दिया गया है कि वो उम्मीदवारों की डिटेल्स भेज दें। उम्मीदवारों को फाइनलाइज करने के लिए प्रोसेस का आगाज कर दिया जाएगा और एक अवामी राब्ता मुहिम जो है वो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन की तैयारी के लिए, क्योंकि हम तो हर वक्त तैयार रहना चाहते हैं। हमें कोई 90 दिन का या 9 दिन का वो कोई नहीं, जब किसी ने करवाने हो, जब इलेक्शन हो, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई इन तमाम नशिस्तों पर 19 मार्च को इलेक्शन होगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए 16 मार्च की तारीख दे चुका है। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है और तैयारी भी शुरू कर दी है। साथ ही शेख रशीद की गिरफ्तारी जिस मुकदमे में हुई है वो पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा की मुद्दत में दर्ज किया गया है और गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा की दरख्वास्त पर कराची में भी शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इतलात ये है कि इस मुकदमे में सिंध पुलिस शेख रशीद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करना चाहती है, मगर जब इमरान खान की तरफ से आसिफ ज़रदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया था तो इसी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा था कि ये घिनौना इल्ज़ाम है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उनका ये भी कहना था कि अदालत इस मामले की तहकीकात करवाए। वो कह रहे हैं कि प्लान सी है जिसमें आसिफ जरदारी साहब, उनका पैसा, दहशतगर्द तंजीम और एजेंसी के ताकतवर लोग मौजूद हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका? उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वो बहुत घिनौना इल्जाम है, बहुत खौफनाक इल्जाम है। ये रूटीन में छोड़ना नहीं चाहिए और हम छोड़ेंगे भी नहीं। खान साहब, ये इल्जाम कोई हेर से नहीं है, शक नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है। वो कैटेगोरिकली इल्जाम लगा रहे हैं और अपने मुखालिफ पे नहीं, पाकिस्तान की एजेंसी पे भी लगा रहे हैं। अदालत इस मामले की तहकीकात कराए और तहकीकात इस बुनियाद पे होनी चाहिए कि अगर इमरान खान के इल्जाम में सदाकत है
तो जिन पे इल्जाम साबित होता है उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये इल्जाम गलत साबित होता है और इमरान खान साबित नहीं कर सकते तो फिर इमरान खान को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इसी मामले पर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा से। कमर ज़मान कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपने कहा घिनौना इल्ज़ाम है, छोड़ेंगे नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ऐलान किया था कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब कराची में मुकदमा, पिंडी में मुकदमा, मरी में मुकदमा, सब जगह की पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है। कई जगहों से इस गिरफ्तारी की मजम्मत की जा रही है। प्लीज़ आप हमें बताएं कि किस तरह से ये कानूनी और जायज़ कार्रवाई है शेख रशीद के ख़िलाफ़ और इंतकामी कार्रवाई नहीं है ये। देखिए, शेख रशीद साहब या फवाद चौधरी साहब या इमरान खान साहब के खिलाफ हमने जो नोटिस दिए हैं, फवाद चौधरी के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन एक सॉवरन बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, उन्होंने अपना एक फैसला किया है, उन्होंने FIR दी है और वो हुकूमत के कहने पे नहीं है। जहाँ तक बाकी है इमरान खान का इल्ज़ाम का, आपने मेरा सुनाया भी मेरे क्लिप, मैं तो उस बात पे आज भी खड़ा हूँ, अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए और हम तो अपनी कानूनी कार्रवाई के तौर पे उनको नोटिस दिया हुआ है हमारे वकला ने, क्योंकि हमारी नज़र में उसने हमारी क़यादत पे ये इल्ज़ाम लगाया है। वो जमात जो सारी ज़िंदगी दहशतगर्दी का शिकार रही, दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ी रही और खड़ी है, उसकी क़यादत पे इल्ज़ाम यह है कि वो दहशतगर्दी कराने के लिए उन्होंने पैसे दे दिए हैं। यानी दहशतगर्दी के इस एक्ट की एक हद तक अमल दरामद शुरू हो गया है। इससे बड़ा इल्ज़ाम कोई क्या लगा सकता है? और इस इल्ज़ाम की बुनियाद पे उन्होंने हमारी क़यादत को भी और हमारी जमात को भी रिस्क में डाला है। ये काबिल इतना बात नहीं है, ये आम रूटीन का इल्ज़ाम नहीं है, ये रूटीन की क्रिटिसिज्म नहीं है। लिहाजा इसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो अपनी जगह, लेकिन शेख साहब के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हुए हैं, देखिए ये बात दुरुस्त है कि हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा, लेकिन हर बात की हद भी एक होती है। अगर आप किसी को गाली गलौच और तानो तशनी में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि कोई हद बाकी नहीं रहती, फवाद चौधरी साहब हो या कोई और या शेख साहब अगर हमारी क़यादत के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो कब तक लोग टॉलरेट करेंगे? कर साहब, आप कहते हैं आपका हक है कि मुकदमा करवाना है, FIR दर्ज करवानी है, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये इल्ज़ाम आसिफ जरदारी साहब पर इमरान खान साहब ने लगाया। शेख रशीद ने गालिबन ये कहा कि इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि शेख इमरान खान ने बात की आसिफ जरदारी से मुतालिक, तो गिरफ्तार शेख रशीद हो रहे हैं जिसने असल में इल्ज़ाम लगाया आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उनको भी नोटिस दिया गया है और उनके खिलाफ भी अगर वो उसका जवाब नहीं देते तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है और मैंने सबसे पहले कहा था और मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ और मेरी जमात ने उस पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसके लिए उनको नोटिस दिया है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। तो कारी साहब, जो कोशिश जी जो बात हो रही है मुल्क में कि मुआशी बहरान है उसका भी सामना करना है, हल निकालना है, दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग जीतनी है, उसमें PDM में शामिल जमातें और उनकी इत्तेहादी जमातें, आपकी जमात भी हुकूमत में शामिल है, वो सबको इकट्ठा करना चाहती हैं, एक जगह बैठ के बात करना चाहते हैं, इत्तेहाद करना चाहते हैं इस बात पर। ऐसे माहौल में जब एक महाजराई सामने नज़र आ रही है तो किस तरह से ये मुमकिन होगा? फिर ये फरमाइए कि क्या इसका जवाब ये है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ सब जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके जवाब में हमें गालियां देना शुरू कर दें और फिर भी हम बर्दाश्त करें? आप हम पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दें, दहशतगर्दों को पैसे दे के दहशतगर्दी की कार्रवाई कराने का इल्ज़ाम लगा दें और हम बर्दाश्त करें? क्या ये बर्दाश्त है? इससे पहले APCs नहीं हुई। इमरान खान साहब को अगर हमने इन्वाइट किया, उन्होंने जवाब दे दिया इस बात को, लेकिन हमारा मुस्लिम लीग का बाकी जमातों का सख्त इख्तलाफ हुआ करता था, बड़े शदीद इख्तलाफ, एक दूसरे के खिलाफ केस भी थे, सब कुछ था। लेकिन जब कौम को ज़रूरत पेश आती थी और APCs होती थी कौमी इश्यूज के ऊपर, तो वो भी आते रहे, हम भी जाते रहे। आज इस बात से मुफर इस बात पे कि जनाब मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, या जो जिस तरह की ज़बान आज भी ट्वीट में इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की है, मैं आपके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप मेरे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। तो कारी साहब, इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली क्या है? मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम कहती है कि वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे, इस तरह से उनकी अहमियत और हैसियत नहीं है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मैदान खुला नहीं छोड़ना। तो क्या इसमें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनमें इत्तेहाद नहीं होना चाहिए कि इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली क्या है? देखिए, इस पर मुशावरत होगी। अभी हतमी तौर पर तो हमने हमारी जमात का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन हम इत्तेहादी हुकूमत है तो इस पर फैसला होगा। लेकिन
हमने सिंध के अंदर भी इलेक्शन लड़े, हमने अपने बाय जो थे लोकल बॉडीज इलेक्शन, वो उन्होंने अपने लड़े, हमने अपने लड़े, एमकेएम ने भी लड़े। तो हम आपस में अपने अपने फैसले करके भी लड़ सकते हैं और इत्तेहादी हुकूमत भी इस पर फैसला कर सकती है, लेकिन इस पे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब क़यादत बैठेगी तो इस पर फैसला करेगी। तो कारी साहब, अभी आगे हिकमत अमली क्या होगी? पीपल्स पार्टी ही की अगर बात कर ली जाए, क्या दीगर रहनुमा भी ऐसे तहरीक इंसाफ के जो कि हुकूमत मुखालिफ या पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी और उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा? पीपल्स पार्टी या हमारी क़यादत के ऊपर तो रोज एतराज होते हैं, खान साहब करते हैं, उनकी सारी जमात इल्जाम लगाती है, झूठे इल्जाम लगाती है, केस बनाती है, सब कुछ करती है, जेलों में डालती है। हमारी क़यादतों को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को क्या क्या नहीं कहा जाता? क्या हमने पर्चे कराए? नहीं कारी साहब, हमारे किसी मुखालिफ के ऊपर हमने पर्चा दर्ज कराया? तो आगे हिकमत अमली क्या होगी फिर? लेकिन नहीं, बिल्कुल टॉलरेट रहेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और एक बात जरूर है, ये जो हमारे यहाँ एक मीडिया के अंदर डिबेट है ना कि ये जमहूरियत नहीं है, बर्दाश्त होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, प्रिंसिपली दुरुस्त बात है। लेकिन अब जिस समाज में रहते हैं वहां जितनी जमहूरियत है, जितने जमहूरी रवैये हैं, उसके साथ ही बाकियों को भी बर्दाश्त करने की जरूरत है। अगर आप तसलसल के साथ अपनी जबान से लोगों को चरके लगाते रहेंगे तो टॉलरेंस एक लेवल पे आके खत्म हो जाती है। याद रखिए, बाज़ औक़ात निश्तर से ज्यादा जबान जो है वो जख्मी करती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जबान और चतर चलाकियों की बदौलत लोगों की इज्जतें उछालते हैं, पगड़ियां उछालते हैं। लेकिन ना, मैं अगर किसी के बहनों बेटियों को उनके बारे में गुफ्तगू शुरू कर दूं, उनके खानदानों के बारे में शुरू कर दूं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूं, उनके बच्चों के सामने उनको जलील करूं, तो कितनी देर बर्दाश्त करेगा, कितनी देर गालियां खाएगा कोई? तो कारी साहब, अगर इमरान खान इनकार कर चुके हैं, एपीसी में भी वो नहीं आएंगे, एपेक्स कमेटी के इजलास में भी तहरीक इंसाफ ने अपने नुमाइंदे भेजने से मना कर दिया, तो पीपल्स पार्टी क्या मशवरा देगी फिर हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को, वज़ीर आज़म को कि क्या किया जाए इस सिलसिले में? फिर वज़ीर आज़म साहब को हमने मशवरा दिया था कि एपीसी होनी चाहिए, उन्होंने एपीसी कन्वीन कर ली है और हम आज भी समझते हैं कि खान साहब को अपना ये फैसला रिव्यू करना चाहिए। बावजूद तमाम तरह इख्तलाफात के, इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में गुफ्तगू की है उसके ऊपर हमारी बिल्कुल केस होगा, हम अपना लीगल पोजीशन लेंगे, बिल्कुल भी विड्रा नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब को भी जिस तरह माजी में हम तमाम तर मुखालफतों के बावजूद एपीसीज में शामिल होते रहे, उनको भी शामिल होना चाहिए। और मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा वज़ीर आज़म साहब को कि हमें चाहिए गवर्नमेंट को कि हम किसी एक आध बंदे को भेज के ये भी हुज्जत तमाम कर लें कि हम जाके उनको दावत दे दें, तो भी मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। वैसे उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे दावत दी गई है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये उनकी मर्जी है और कौम को देखना चाहिए कि कौन सा इशू है जिसके ऊपर हम मशावरत कर रहे हैं, और वो एपीसी में तमाम जमातें भी होंगी, हमारी अस्करी क़यादत भी होंगी, सब बैठ के जिस तरह माजी में होता रहा, तो इंतखाब शामिल होते रहे, खान साहब शामिल होते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब उनके दौर में, हमारे दौर में शामिल होते रहे, हम उनके दौर में शामिल होते रहे। तो ये वो वक्त होता है जब तमाम तर मुखालफतों को एक तरफ रखते हुए नफरतें नहीं होती, सियासत में मुखालफतें होती है। इमरान खान बुनियादी तौर पे मुखालफत और नफरत की तमीज को खत्म कर चुके हैं, और वो इतनी नफरत में चले गए हैं कि जो बंदा उनके साथ है वही ठीक है, जो जमात उनके साथ है वही ठीक है, बाकी ना किसी जमात को वो मानते हैं, ना किसी इदारे को वो मानते हैं, ना किसी फर्द को वो मानते हैं, ना किसी सोच को वो मानते हैं। ये जमहूरियत नहीं होती। जमहूरियत में आपने सबको उनकी अप्रोप्रिएट जो फॉलोअरशिप होती है या उनका जो मैंडेट होता है या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको मानना होता है और उसके साथ चलना होता है। फैसले आपने कसरत की बुनियाद पे करने हैं, लेकिन हर शख्स को अप्रोप्रिएट लेवल पे उसके मैंडेट को तस्लीम करना। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, बात कर रहे थे प्रोग्राम में। जिस तरह से सूरत हाल आपके सामने है कि शामिल नहीं होना चाहती तहरीक इंसाफ किसी मशावरत में, किसी तरह से भी एपीसी में भी नहीं आना चाहते और एपेक्स कमेटी के इजलास में आने से भी मना कर दिया। मुआशी बहरान भी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी जीतनी है। क्या होगा इस सूरत हाल में और हुकूमत की हिकमत अमली क्या दुरुस्त है, इसी पर हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़ेकार सहाफ़ियों से एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत ने एपेक्स कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को दावत दी, उन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी, इमरान खान साहब की तरफ से इनकार कर दिया गया है। एक तरफ ये मुतालबा है कि मुल्क में मफाहमत का माहौल होना चाहिए, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की जानी चाहिए, मिल बैठ कर मुआशी बहरान का हल निकालना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इस कौम को जीतनी है। क्या इस सूरत हाल में ये मसाइल हल हो सकेंगे या नहीं? सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुनीफ साहब, क्या हुकूमत की हिकमत अमली सही है? हुकूमत ने क्या अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया उनको दावत देकर, या फिर कुछ गलती हुकूमत से हो रही है? क्या उनका ये जवाज़, उनकी तरफ से ये नुक्ता उठाना तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, इस सूरत में हम कैसे उनके साथ जाके बैठ कर बात कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, सबसे पहली बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जनाब इमरान खान को एपीसी में तो चले वो ना जाएं, क्योंकि एक सियासी बैठक होगी, सियासी जमातें मौजूद होंगी, ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन एपेक्स कमेटी के इजलास में जाना चाहिए था। मुल्क की फौजी क़यादत उसमें मौजूद थी। बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं हर एक के। पाकिस्तान में रिसर्जेंस हुई है टेररिज्म की। इमरान खान साहब को बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म जाना चाहिए था। उनकी इनपुट की या उनकी कही हुई बात की बहुत वैल्यू होती। और कतई नज़र इस बात के कि इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है, इमरान खान साहब की जमात मकबूल है, वो बहुत बड़ी जमात को इस वक्त कमांड कर रहे हैं, उनका फ़र्ज था कि वो वहाँ तशरीफ़ ले जाते। लेकिन इशू ये है कि हुकूमत ने ये सवाल किया जा रहा है, जिस तरह आपने भी फरमाया कि क्या हुकूमत ने अपना फ़र्ज पूरा किया। देखिए, मसला ये है कि जितनी भी इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ को आप अगर निकाल दें जिनमें बगावत के जो सेक्शंस हैं, यानी 124 है, जिनका इंदराज उसमें नहीं है, उसके अलावा जो भी हुआ है, जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये जहन नशीन कर लीजिए कि उसके अंदर हुकूमत का किरदार बिल्कुल सानवी नौइयत का है। हमारे मुल्क में वैसे भी बहुत से मामलात मुख्तदर हलकों के पास ही होते हैं, सिविलियन हुकूमतों के पास नहीं होते। ये छोटे छोटे अपने स्कोर सेटल करते हैं कि कोई गिरफ्तार हो गया तो उसके मुंह पे कपड़ा डाल दें, थोड़ी देर के लिए उसे हथकड़ी लगा दें, थोड़ी देर के लिए कुछ और थोड़ा सा उसको स्कोर सेटल करने के लिए या उसको बताने के लिए कि भाई ऐसा भी होता है आपके साथ, तो या ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा ये छोटा शेख रशीद साहब के खिलाफ तो पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदों की तरफ से FIRs करवाई जा रही हैं। जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ बातें तो ऐसी नहीं, जैसे बिलावल साहब के लिए बारे में कोई गलत बात की, बदकलामी की, तो एक FIR हो गई। अब मुझे नहीं पता उस FIR के अंदर क्या दफात शामिल की गई है, मेरी नज़र से वो FIR गुजरी नहीं है। लेकिन जो खुसूसन FIRs ऐसी हैं जिनके अंदर बगावत की चीज़ें शामिल की जाती है, दैट्स अ वेरी सीरियस चार्ज जुनैद साहब, कानूनी एतबार से भी। अब वो दुरुस्त है या नहीं है, वो एक डिबेट और है जिस पे हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है उसका तुक नहीं बनता, वो बड़ी साउंड भी बड़ा बेतुका करता है। लेकिन कुछ रूल्स ऑफ द गेम है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दिए थे। उन्होंने साबका एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने सियासी मुखालफिन का नाटका बंद किया, उनको जेलों में फिकवाया, नैब को मुकम्मल तौर पर हुकूमती कंट्रोल और फिर साबिक जो DGISI थे उनके कंट्रोल में दिया, और दुम मरोड़ के, हाथ मरोड़ के, हर तरीके से ब्लैकमेल करके अपने जो सियासी मुखालफिन थे उनके खिलाफ मामलात बनाए। चल वो इसलिए नहीं सके कि अदालत के अंदर फिर जाहिर बात है कुछ ना कुछ बातें तो होती हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को दोताई अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनने थे, उनको बड़े एहतमाम के साथ उस वक्त की रियासत ने बड़े एम्बिशन के साथ उनको फारिग किया। अब मसला ये है कि आज तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं हुकूमत कर रही है। देखिए, ये हुकूमत PDM की एक थिन मेजॉरिटी से बनी, इसका सियासी कैपिटल बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिफेंसिव पर है, दोबारा एग्रेशन का बयानिया अवाम में लाने के लिए मजबूर है, अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। ये हुकूमत गिरफ्तार करेगी और ये हुकूमत बनवाएगी बगावत के मुकदमे फवाद चौधरी साहब पे या शहबाज गिल साहब पर या फॉर दैट मैटर किसी और पे या आजम सवाती साहब पे। हमें जरा अपनी आंखें खोलनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये मामलात कहाँ हो रहे हैं। आज के एस्टैब्लिशमेंट की एक पॉलिसी है और वो ये है कि नो नॉनसेंस विल बी टॉलरेटेड। मुझसे किसी ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया कि नॉनसेंस क्या है, इसका तयन कहाँ होगा। मैंने जवाब ये दिया कि क्योंकि हमें नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन में मेरे पास इतनी ना अकल है, ना समझ है और ना शायद इस्तेकाक है कि मैं उसकी डेफिनेशन कर सकूं, लिहाजा जो नॉनसेंस है आज के दौर में उसकी डेफिनेशन भी मेरे पास नहीं है। जहां ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये लाल लकीर है तो मैं हूं, आप हूं या XYZ कोई भी हो, उस लकीर के करीब जाएगा या उसको फांदने की अगर गलती करेगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा। ये फैसला रियासत का है। रह गई हुकूमत तो उसने एक साइड किक का किरदार अदा करना है, माजरत के साथ, जो कि अक्सर औकात मुंतखब हुकूमतें
सिविलियन हुकूमतें अदा करती हैं। मुनीफ साहब, इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली आपको समझ आ रही है? पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की, एक तरफ पीडीएम की जमातें कहती हैं वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगी। मरियम नवाज साहिबा को लॉन्च किया गया है इंतखाबी मुहिम के लिए। पीपल्स पार्टी कहती है खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, वो तो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। इसमें हिकमत अमली वाज़े ना होना भी किसी कन्फ्यूजन की वजह से है, या कोई हिकमत अमली है वाज़े आपको लगता है पीडीएम के पास जिसके तहत वो ये फैसले करती है या इससे मुतालिक ऐलानात करती है? माजी में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसका नतीजा आपके हमारे सबके सामने है। दावे क्या कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब और हकीकतन हुआ क्या? अब जो अगर ज़िमनी इंतखाब होता है जैसे कौमी असम्बली की नशिस्तों पर होने जा रहा है, तो उसमें आपको लगता है कि पीडीएम की हिकमत अमली ऐसी है जिसकी समझ आ रही हो कि वो क्या करना चाहते हैं इंतखाबी सियासत में? देखिए, पीडीएम की हुकूमत, जैसे कि मैंने जुनैद साहब अभी आपके सामने अर्ज किया कि खास तौर पर जो उसे कमांड कर रही है हुकूमत को, वो तो जनाब शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। उनको बहुत बुरी तरह से एक हिट पड़ी है। सियासी कैपिटल मैं दोबारा कहूंगा कि बिल्कुल फारिग हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी, क्योंकि सिंध की हुकूमत भी है उनके पास, वो एक मजबूत पोजीशन में है। इसलिए वो ये भी समझते हैं कि अगर कराची के अंदर जैसे बाई इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब के मुकाबले में उन्होंने वो जीत लिया। मुल्तान के अंदर हुआ, वहां गिलानी साहब के साहबजादे जीत गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉन्फिडेंस बड़ा बेहतर है। इसलिए वो ये समझते हैं कि नहीं भाई, हल्कों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए। रह गई बात मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वापस आना, एग्रेशन का बयानिया दोबारा लाना, 2018 से पहले के मामलात और 18 से डोरियां उठाना और बताना कि क्या हुआ, ये उनकी अब सियासी मजबूरी है। उन्होंने अगर अपने वोटर सपोर्टर को बाहर निकालना है तो ये उनकी मजबूरी है, और यही उनको शायद दोबारा मकबूल करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा गेन किया है। इमरान खान साहब का बयानिया, वो दुरुस्त हो गलत हो, उनका सपोर्टर वोटर उससे बाइक करता है। इमरान खान साहब की मकबूलियत और जो इंतखाबी कामयाबी है, उसका जो रीसेंट टेस्टमेंट था वो तो हमें 2 दफा जुनैद साहब मिल चुका है। लिहाजा अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब के हवाले से मामलात आगे भी ऐसे ही चल रहे हैं, मकबूलियत मौजूद है, और चंद ग्राउंड रियलिटीज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के हालात से हमेशा रहता है, क्या वो इमरान खान साहब के लिए नॉर्मल है या वैसी है जैसे मुस्लिम लीग नून के लिए 2018 में हो चुकी थी? याद रखिए कि उस वक्त के जो हालात बने थे, आज अगर वो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन पीडीएम के अंदर ये जहन में रखिए कि एक कंफ्यूजन पाई जाती है, एक खौफ भी पाया जाता है कि इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद जो उनको मकबूलियत मिली है, जिस तरह से भी मिली, वो सच झूठ में हम उस बहस पे नहीं पड़ते, लेकिन मिली, उन्होंने बाई इलेक्शन जीते। अब उसमें आप ये कहिए कि नहीं जी उनके सहूलतकार मौजूद थे, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और जिस तरह मरियम साहिबा ने फरमाया कि 28 नवंबर के बाद तो जी हमारी हुकूमत असल में आई है, चले इसको भी मान लेते हैं। फिर आपको चाहिए कि आप जो बाई इलेक्शन अब आ रहे हैं उनके अंदर अपनी मकबूलियत को एटलीस्ट टेस्ट कर लीजिए। फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा अगर जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन टेस्ट कर लीजिए। वो करने के लिए भी अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। साथ ही साथ इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाजा है कि भाई हालात बदल रहे हैं। अगर मैं ही अपनी सीटों के ऊपर, जो मैंने पहले मार्का मारा था, अगर मैं हार गया कुछ सीटों के ऊपर तो मेरी तो लाइन भी पिट जाएगी, और ये जो एक बना हुआ है एक माहौल कि मैं बहुत मकबूल हूं, शायद उसको भी धचका पहुंचेगा। तो हर कोई इस वक्त अपने लिए फुट होल्ड ढूंढ रहा है, चाहे वो पीडीएम हो और अब इमरान खान साहब भी। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। पाकिस्तान में IMF के वफ्द के मुज़ाकरात जारी हैं, माशी मुश्किलात बढ़ रही हैं, नतीजा क्या निकलेगा, अब तक क्या हुआ है, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त महंगाई 48 सालों की बुलंद तरीन सतह पर, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 9 सालों की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं, और इस सारी सूरत हाल में IMF की शराइत और रवैया दोनों पहले से ज़्यादा सख्त हैं, जिसका एतराफ़ आज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया। आज एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का वफ़द वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है, यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। हमारा जो इसको इकोनॉमिक जो चैलेंज है इट इज़ अनइमेजिनेबल, और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। आज IMF और वजारत ख़जाना के दरमियान चौथे दिन भी मुज़ाकरात जारी रहे। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत से बिजली और गैस का टैरिफ बढ़ाने और पेट्रोलियम लेवी पर 18% टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने खसारे का शिकार
सरकारी इदारों की निजकारी और निजकारी के जरिए मईशत में रियासत के अमल दखल के महदूद करने का मुतालबा किया है। IMF की शराइत के हवाले से आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत को 5,200 अरब रुपए के सूद की अदायगी का हदफ पूरा करने के लिए सेल टैक्स को कम से कम 18% करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत से 600 अरब रुपए के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्सेस लगाने का कहा है, जिसके लिए हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 50 रुपये से बढ़ाकर 70 से 80 रुपये करने या पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की ऑप्शंस पर गौर कर रही है। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज़ भी कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ खबर सामने आई थी कि IMF ने ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को असासे डिक्लेयर करने का मुतालबा किया है, जिसके बाद आज ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान और उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात जमा करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत तमाम बैंक्स, अफसरान और उनके अहल खाना के अकाउंट्स की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे और बैंक्स को ये तफसीलात FBR को साल में 2 मरतबा फराहम करना होंगी। इससे पहले हुकूमत की जानिब से IMF की एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ने की पहली शर्त मानने के बाद डॉलर आज गुज़श्ता 10 दिनों में 45 रुपये 69 पैसे मज़ीद महंगा हो गया है। डॉलर आज इंटरबैंक में 5 रुपये मज़ीद महंगा होने के बाद 276 रुपये 58 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये पर पहुँच गया। जबकि गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के असरात महंगाई पर वाज़ेह होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां हफ्तावार महंगाई में 2.82% इजाफा हुआ है, जबकि जनवरी में महंगाई 48 सालों की बुलंद तरीन सतह यानी 27.6% पर आई है। और अब हुकूमत की जानिब से IMF के सामने जो आदाद-ओ-शुमार रखे गए हैं उनके मुताबिक इस साल महंगाई 29% तक बढ़ने की तवक्को है, जबकि तरक्की की शरह कम होकर 1.5% होने का खदशा है। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।